बच्चों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम गुप्त साम्राज्य की स्थापना, एक नया साम्राज्य शुरू हो रहा है। आपने इससे पूर्व पढ़ा था बच्चों कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम मौर्य सम्राट जो थे या अंतिम मौर्य शासक जो थे वो था बृहदत्त। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था, जिसकी हत्या शुंग वंश के या उसी के सामंत पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। ठीक है, तो मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या के बाद ही एक नया शासन शुरू हो रहा है जिसका शीर्षक है गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो आज हम गुप्त साम्राज्य या एक नए साम्राज्य की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी स्थापना, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। ठीक है, हम आपकी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही बोर्ड के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसको महत्व रखते हुए बात करेंगे और अध्ययन करेंगे, और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है उसे आप याद करें। यही आपके लिए आपका गृह कार्य होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का समय देखो, 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका गुप्त साम्राज्य का समय है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए गुप्त साम्राज्य का उदय, अगर शताब्दी में बात की जाए तो तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ है। कौन सी शताब्दी? तीसरी शताब्दी। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण से पता चलता है कि आरंभिक गुप्त राज्य में मगध और उत्तर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के किनारे वाले सारे प्रदेश इस गुप्त साम्राज्य में शामिल थे। ठीक है, कौन कौन से? आरंभिक गुप्त राज्य में मगध, जिसे कि हम वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं, और उत्तर पश्चिम बंगाल में जो नदी के किनारे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है कि गंगा नदी तक जिसने अपना शासन फैलाया वो कोई और नहीं, राजेंद्र चोल वंश का राजा था राजेंद्र। तो ये आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो गुप्त साम्राज्य भी जो है वो गंगा नदी के किनारों तक फैला हुआ है। ऐसी बातें हमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण और वायु पुराण के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले गुप्त वंश के शासक श्री गुप्त के बारे में, और इसका समय है 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक का इसका समय है। उसके बाद देखिए कि इसमें एक महत्वपूर्ण, बच्चों इस पाठ में आपको फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे। कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की छोटी मोटी कहानी आपको मिलती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इन फैक्ट में से ही आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इस पाठ को बहुत अच्छे से सुन लेना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण महिला है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने एक अभिलेख लिखा है, पूना ताम्रपत्र अभिलेख। बहुत ही प्रसिद्ध है इसका ये पूना ताम्रपत्र अभिलेख। और इस अभिलेख में इस प्रभावती गुप्ता ने क्या कहा है कि श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया, यानी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्री गुप्त है। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे श्री गुप्त के बारे में। तो संस्थापक जो है वो श्री गुप्त है, और श्री गुप्त के बारे में कि श्री गुप्त को आदिराज कहा गया, तो ये बात हमें कहाँ पता चलती है? तो ये बात हमें प्रभावती गुप्ता के लेख, कौन सा? पूना ताम्र लेख के अंदर पता चलती है। इनका शासनकाल, यानी श्री गुप्त का जो शासनकाल है वो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बाद में हम एक एक करके इनकी उपाधियाँ दोहराते जाएंगे। तो श्री गुप्त को महाराज की उपाधि मिली हुई है। श्री गुप्त स्वतंत्र शासक न होकर संभवतः किसी शासन के अंतर्गत सामंत थे। एक स्वतंत्र राजा नहीं था श्री गुप्त, ये किसी राजा के यहाँ सामंत रहा। लेकिन इसमें से आपको याद क्या करना है? आदिराज नाम मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रभावती के पूना ताम्र अभिलेख के अंतर्गत मिलता है। उसके अलावा श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए श्री गुप्त का पुत्र, उसका नाम है घटोत्कच। ये भीम का पुत्र नहीं है, ये श्री गुप्त का पुत्र है। ठीक है, घटोत्कच। इसका समय देख लो आप, 300 ईस्वी से 319 ईस्वी के अंतर्गत घटोत्कच का जो समय है वो रहेगा। लगभग 280 ईस्वी में श्री गुप्त ने
श्रीगुप्त का पुत्र है ये। तो 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। छोटा था उस समय ये, और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की। तो श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और इसके पुत्र घटोत्कच ने भी खुद को महाराज की उपाधि दी। ठीक है। और प्रभावती गुप्ता के पूना अभिलेख, ताम्र अभिलेख जो है पूना वाला, और रिद्धपुर ताम्रपुर अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था और 319 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि मेन तो संस्थापक तो जो है वो श्रीगुप्त ही है, लेकिन श्रीगुप्त के बाद प्रथम राजा अगर गुप्त वंश का माना जाता है तो वो घटोत्कच को ही माना जाता है। संस्थापक पूछेगा तो आपको श्रीगुप्त ही लिखना है। वास्तविक पूछेगा तो वास्तविक भी अभी आपको पता चलेगा कौन है वास्तविक। ठीक है। प्रथम राजा पूछता है तो फिर आपको प्रथम राजा घटोत्कच को माना गया है। लेकिन इसके लिए प्रूफ क्या है कि कहाँ कैसे माना, तो प्रभावती का ताम्र अभिलेख, पूना ताम्र अभिलेख और रिद्धपुर अभिलेख में ये बात लिखी गई है कि जो घटोत्कच है वो पहला गुप्त वंश का पहला राजा माना गया है। फिर उसके बाद आइए अगला राजा पढ़ते हैं हम, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम तो घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में, घटोत्कच के बाद उसका पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। बच्चों आपका प्रश्न यहीं पर स्टार्ट होता है कि गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन है। तो गुप्त वंश का वास्तविक शासक ये चंद्रगुप्त प्रथम ही है, क्योंकि इस चंद्रगुप्त प्रथम ने सही मायने में गुप्त वंश को सही समृद्धि, विकास, प्रगति, उन्नति का जो मेन काम है वो इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। इसके शासनकाल में ही शासन बहुत तरक्की किया है। तो उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासन रूढ़ चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह एक प्रतापी राजा था। और आप देखिए इसमें कि इस चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुल की, लिच्छवी वंश की बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही अमीर घराना कह सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध अमीर घराना था ये लिच्छवी कुल। तो लिच्छवी कुल की एक राजकुमारी है जिस राजकुमारी का नाम क्या है? कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी वंश की कुमार देवी से शादी की और इसके बाद गुप्त वंश की जो है प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उसके बाद चंद्रगुप्त जो था, अब आपको पता है कि चंद्रगुप्त के श्रीगुप्त ने खुद को महाराज की उपाधि दी, उसके बाद घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि दी। तो कुछ नया होना चाहिए। तो चंद्रगुप्त जो है उसने कहा मैं महाराज की उपाधि तो नहीं लूँगा, क्योंकि उससे पहले मेरे दादा जो है वो भी ले चुके हैं, पिताजी भी ले चुके हैं, तो कुछ नया। तो इस हिसाब से फिर इसने अपने आप को क्या कहा कि मुझे लोग क्या कहेंगे? मुझे लोग कहेंगे महाराजाधिराज। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और जो प्राय शासन सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग की जाती है। तो सबसे ऊंचा शासन जो था वो चंद्रगुप्त का ही था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत के नाम से भी चलाया, और आपका क्वेश्चन भी यहीं पर ही है, गुप्त संवत कब चलाया गया? तो आपका क्वेश्चन गुप्त संवत किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। और कब से कब तक चला? तो 319 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, गुप्त संवत। तो आपको इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना आप लोग। उसके बाद फिर आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा समुद्रगुप्त, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चरित्र है, करेक्टर है समुद्रगुप्त, क्योंकि अपने पिता के समान ये भी एक पावरफुल राजा रहा है और इसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, सोने की मुद्राएं वगैरह चलाई है। उसके अलावा इसके शौक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा, और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि, समुद्रगुप्त के दरबार में कवि था कवि हरिसेन। तो कवि हरिसेन जो था वो इसके दरबार में रहता था, और इस कवि हरिसेन ने किताब लिखी है, उसका नाम है, एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति लेख। तो आपको ध्यान रखना है प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया इसमें प्रयाग प्रशस्ति में, कि समुद्रगुप्त ने जो है किन किन जगहों को विजय के रूप में प्राप्त किया। तो प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख लिखा हुआ है। ये अभिलेख जो है उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की विजय अभियान के बारे में लिखा ये अभिलेख उसी स्तंभ पर लिखा हुआ है जिस पर अशोक का स्तंभ है, लेख है। तो अशोक ने भी प्रयाग स्तंभ लेख के ऊपर अपने, यानी जिस प्रयाग अभिलेख के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा उसी अभिलेख पर अशोक के बारे में भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। इसने अपनी विजयों की उद्घोषणा हेतु
अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। जब ये जीत गया था, इसने विजय अभियान पूरा कर लिया था समुद्रगुप्त ने, तो इसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। समुद्रगुप्त के प्राप्त सिक्कों में कुछ पर अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया इसलिए अपने सिक्कों पर भी इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि लिखवाई। क्या लिखवाई? अश्वमेध पराक्रम। तो इसने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि अपने सिक्कों पर लिखवाया। यानी आप देखोगे इसके सिक्कों में खासियत क्या है, इसके एक सिक्के के एक साइड तो इसने वीणा बजाते हुए अपनी खुद की फ़ोटो लगवाई है और उसके पीछे की साइड इसने अश्वमेध पराक्रम लिखवाया। तो क्योंकि इसने अपनी विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसीलिए। प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख जिस पर इसकी विजयों का अभियान मिलता है, जिस पर सम्राट अशोक के भी उल्लेख मिलते हैं। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये इलाहाबाद में ही है प्रयाग स्तंभ लेख विद्यमान है और गुप्त काल का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना गया है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस समुद्रगुप्त के राज्य, जिसमें इस प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक के बारे में है, उसकी दिग्विजय नीति के बारे में है, अश्वमेध यज्ञ के बारे में है, उसके व्यक्तित्व पर विशेषताएं लिखी गई हैं। इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला गया प्रयाग स्तंभ अभिलेख के अंतर्गत, ठीक है। कई अधिकारियों के पदों व नामों का उल्लेख गुप्त शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है इससे। उसके बाद अलंकारिक सांस्कृतिक भाषा, अलंकारिक संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली। चंपू शैली क्या होती है? एग्ज़ाम में आया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसका अर्थ आप खुद पता करें, ठीक है। नहीं समझ में आता तो पूछना, चंपू शैली क्या होती है। तो संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, चंपू शैली तात्कालिक समृद्ध साहित्य के प्रगति की प्रतीक है ये सब। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दी गई है और ये बात प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा गायन और संगीत में दक्षता में गुरु तुम्बरू व नारद को लज्जित करने वाला। मतलब गायन और संगीत का इतना शौक था समुद्रगुप्त को, वीणा बजाने का शौक था समुद्रगुप्त को, और इसमें गुरु तुम्बरू व नारद को लज्जित करने वाला बताया गया। लाख गायों का दानी भी इसको कहा गया। और दानी उच्च कोटि का विद्वान, विद्या का संरक्षक एवं धर्म की प्राचीर कहा गया। इसे क्या कहा गया? धर्म की प्राचीर। साथ ही एरन अभिलेख में उसे पराक्रम और विजय का स्रोत माना गया। अश्वमेध प्रकार और वीणा बजाते सिक्के आदि समुद्रगुप्त के विद्वान, वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया। समुद्रगुप्त के विद्वान, संगीतज्ञ और गायक, दानी, धर्मनिष्ठ, पराक्रमी, विनयशील और विजयाकांक्षी तथा व्यक्तिगत गुणों का पता चलता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। और समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार में कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिंध और गुजरात के अतिरिक्त शेष साक्ष्य भारत में सम्मिलित था। समुद्रगुप्त ने भारत में एक नए युग की स्थापना की बच्चों, और वह अखिल भारतीय साम्राज्य के आदर्श से प्रेरित हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष को राजनीतिक एकता के सूत्र में इसने बांधा।